Hello, most welcome to our बरबिघा साइंस क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमारे डेली लाइफ में हर एरिया में, हर फील्ड में फोर्स हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाय एक्सर्टिंग फोर्स we can do anything, and without applying a force we can't do anything। यानी विदाउट अप्लाइंग फोर्स कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सिंपली हम लोग जूनियर क्लास में यानी लोअर क्लास में यह देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ए पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। किसी चीज़ को पुश करना, किसी चीज़ को पुल करना, किसी को अपलिफ्ट करना, किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को कहीं ले जाना। तो चाहे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट हो या हैवी ऑब्जेक्ट हो, हर जगह फोर्स अप्लाई होता है। अगर किसी वॉल को पुश करते हैं, मूवमेंट नहीं होता है, वॉल का पोजीशन चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर एक 5 इयर्स का बच्चा है, वह 1 क्विंटल 100 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको वो पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उस बच्चे के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, वह बच्चा फोर्स लगा रहा है। तो यह जरूरी नहीं कि जहाँ फोर्स हो वहाँ चेंज हो, बट टेंड्स टू चेंज। तो फोर्स को हम कहते हैं कि जो चेंज करता हो या किसी भी प्रकार का चेंज लाने का प्रयास करता हो। चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज फोर्स। ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, जो हम सब जूनियर क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देखेंगे। एन इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, और विच टेंड्स टू चेंज the shape of a body is known as force। An influence which bring any type of change in the object or tends to bring, जो किसी प्रकार का चेंज लाता है या चेंज लाने का प्रयास करता है, उस इन्फ्लुएंस को, उस कॉज को, उस प्रभाव को फोर्स कहते हैं, उस कारण को फोर्स कहते हैं, जो किसी भी प्रकार का चेंज लाता है या लाने का प्रयास करता है। अनदर डेफिनेशन, एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग एक्सेट्रा, विच मे मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, or change the direction of a moving body, or change the size and shape and shape of a body is known as force। तो ये सारे सब एक ही डेफिनेशन थे फोर्स के, कि फोर्स जो है एक कॉज है, एक एफर्ट है, एक इन्फ्लुएंस है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, उसके स्पीड में, उसके डायरेक्शन में, उसके शेप या साइज में चेंजेस लाता है या चेंज लाने का प्रयास करता है। ब्रिंग चेंज और टेंड्स टू ब्रिंग चेंज। अब इसको और बेहतर ढंग से हम क्लियर करेंगे बाय इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या इफेक्ट है फोर्स का? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? First, a force can move a stationary body। फोर्स किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है।
A force can stop a moving body. A force can change the speed of a moving body. A force can change the direction of a moving body. A force can change the shape and size of a body. अब इसको हम देखेंगे. A force can move a stationary body. कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, स्थिर है, उसको या तो पुश करने पर या पुल करने पर उसका पोजीशन चेंज होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू अप्लाइंग द फोर्स. हम लोग ऐसे भी कहते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स वर्क इज डन. तो वर्क डन दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस. ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको फोर्स अप्लाई कर उसको हम रोक सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं. एक अगर लुढ़कता हुआ बॉल है और वह किसी वॉल के पास जाकर रुक जाता है या हम उस पर उसको कैच करते हैं, तो कैच करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है. बाय अप्लाइंग फोर्स वी स्टॉप अ मूविंग बॉल. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी. और स्पीड को चेंज किया जाता है. सपोज करते हैं कोई प्लेयर जो है आते हुए बॉल को वो जब बैट से हिट करता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है. पहले आता है डी एक्सिलरेट होता है, फिर वो स्टॉप होता है, रेस्ट में आता है, फिर वो एक्सिलरेट हो जाता है, यानी रेट ऑफ वेलोसिटी उसका इंक्रीज करता है. तो स्पीड जो है वो वेरी कर रहा है. एंड ऑल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. आते हुए बॉल को जब हिट किया जाता है तो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है. या फुटबॉल प्लेयर्स आते हुए फुटबॉल को जब किक करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. दैट मीन्स अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी. A force can change the shape and size of a body. We can see the rubber, the spring by pulling or by compressing. We can change the shape of a spring. A spring को जब हम पुल करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, जब उसको पुश किया जाता है तो साइज डिक्रीज होता है. Similarly, in the case of rubber, by pulling increases the size, increases the length of the rubber. The force can bring such type of changes in the objects. चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जनरली टू टाइप ऑफ फोर्स की बात करेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. Balanced force. Balanced forces, that means by applying a set of forces on an object, the acceleration is zero. That means there is no movement or displacement takes place in the object. In the case, the set of forces are known as balanced force. Balanced and unbalanced force. When the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced force. जब किसी बॉडी पर अप्लाइंग ऑल द फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड यदि जीरो है तो वो फोर्सेस जो हैं बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे. दैट मीन्स व्हेन ए सेट ऑफ फोर्सेस अप्लाइंग इन अ बॉडी, अप्लाइंग ऑन अ बॉडी, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, देन द सेट ऑफ फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. A body under the action of balanced forces does not change. A body under the action of balanced forces does not change its position of rest or its uniform motion. It appears as if no forces acting on body. जब बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर
तो ऐसा लगता है, इट सीम्स, इट appears दैट देयर इज नो फोर्स act on the object because there is no movement, there is no change in the position of the object. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उस पर किसी तरह का भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फोर्स अप्लाई होता है। इसे हम क्लियर करेंगे इस नेक्स्ट एग्जांपल से। यहाँ देखिए, दिस इज अ बॉक्स, ये एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स। इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ पावर पुश। इसे हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। एक हैवी बॉक्स है जिसे हम पुश कर रहे हैं, लाइंग ऑन द ग्राउंड। बॉक्स इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। जमीन पर रखे एक बक्से को, भारी बक्से को हम पुश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे द्वारा अप्लाई किया जा रहा है फोर्स ऑफ पुश, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम इसको F1, F2, F3 और F4 ले लें तो F1 के अगेंस्ट F2 अप्लाई हो रहा है, F1 के अगेंस्ट F2 अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है जो डाउनवर्ड बॉक्स को पुल कर रहा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द बॉक्स डाउनवर्ड। एंड नेक्स्ट फोर्स ऑफ रिएक्शन, the force is exerted by the ground. Force of reaction, the force is exerted by the ground on the box to push in upward direction. तो force of friction इसके अगेंस्ट है, force of power push, force of reaction force of gravity के अपोजिट है। तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। टोटली जो है रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। कैसे? F1 minus F2 equal to 0, F3 minus F4 equal to 0 because F1 equal to F2, F3 equal to F4 according to the applying force third law of motion कहता है, जो आगे हम लोग देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगाने वाले बॉडी पर लगता है। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं? बॉक्स में किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बॉक्स का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है? बॉक्स अपने पोजीशन पर ही है, रेस्ट में ही है। तो ऐसा लगता है, इट अपीयर्स दैट देयर इज नो फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉक्स। जैसे बॉक्स पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। जस्ट लाइक अगर हम किसी वॉल को पुश करें या हैवी, मान लीजिए 1 क्विंटल 1 टन का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम पुश कर रहे हैं, तो उससे पुश करने से क्या होता है? उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, बट देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। तो सपोज ए हैवी बॉक्स इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। लेट अस पुश दिस बॉक्स विथ आवर हैंड्स। We find that the box does not move, though as many as forces are acting on it. ग्राउंड पे रखे हैवी बॉक्स पे हम पुश कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जबकि मैनी फोर्सेस, देयर आर 4 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, 4 फोर्स है नहीं, F1, F2, F3 एंड F4। फर्स्ट फोर्स ऑफ पावर पुश, second force of friction. Force of power push with and force of friction. The force of friction which opposes the push and does not allow the box to move. ये friction of force ही है जो बॉक्स को मूव करने से रोक रहा है, अपोज कर रहा है। थर्ड इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी which pulls the box downwards. Next, force of reaction, the force exerted by the ground to push the box in upward direction. This is set of forces, but there is no change in the position of box. तो ये जो F1, F2, F3, F4 है,
ये सेट ऑफ फोर्सेस हैं और ये कैसे फोर्स हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स हैं क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। देखेंगे नोट में आप लिखेंगे when a number of balanced forces act on a stationary body, when a number of balanced forces act on a stationary body, the body continues to remain in its stationary position. Body continues to remain in its stationary position when a number of balanced forces act on a body in uniform motion. The body continues to be in its state of uniform motion. यानी जब बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो यदि वो रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रिमेन्स इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, उसके स्पीड में, उसके डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा ड्यू टू अप्लाइंग द बैलेंस्ड फोर्सेस। जब बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा तो उसमें किसी तरह का एक्सेलरेशन, किसी तरह का रिटार्डेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। Now unbalanced forces, when the resultant of all the forces, when the resultant of all the forces acting on a body is not zero, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो तो वैसे फोर्स आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन ब्रिंग इन मोशन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है और स्टेशनरी को मूव करा सकता है। यहाँ एग्जाम्पल है टॉय कार। By applying our push, a force is exerted on the car. इसको पुश कर रहे हैं टॉय कार पर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है बाय द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी which pulls the car downward, and the force of reaction, the force exerted by the ground, the force exerted by the ground in upward direction, that means force of friction in the opposite of force of our push, and force of reaction in the opposite of force of gravity. But toy car move. Why? Because our push is greater than force of friction. क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या लगा हुआ, व्हील लगा हुआ, तो इसका जो फ्रिक्शन है यह लेसर है। या हम कह सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अस इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which opposes the motion of the object. An unbalanced force of our push produces motion in toy car. हमारे द्वारा लगने वाला जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसके कारण टॉय कार मूव करता है। कब मूव करेगा, नोट लगाकर इसे नोट लिखिएगा। टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद ए फोर्स ग्रेटर देन the opposing force of friction. To move a stationary object, we have to push it with a force greater than the opposing force of friction. यानी किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यदि मूव करना है तो we have to apply the force greater than the force of friction. अब हम लोग देखेंगे कि गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इंक्लाइनेशन प्लेन पर एक मार्बल बॉल को रोल कर। कैसा इंक्लाइनेशन प्लेन, जो फ्रिक्शन लेस हो, हाईली स्मूथ हो और उस पर डिफरेंट स्लोप बनाया। डिफरेंट स्लोप लाइक दिस फिगर। एक प्रॉपर हाइट से, एच हाइट से बॉल को रोल किया और अलग अलग एंगल पे, यानी जो इंक्लाइनेशन प्लेन है इन द अपोजिट डायरेक्शन वो चेंज करता गया, उसका एंगल चेंज करता गया और देखा क्या सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या पाया कि
जब थीटा एंगल पर किसी हाइट h से मार्बल बॉल को जब रोल कराए तो थीटा वन एंगल पर S1 डिस्टेंस कवर किया। कब? जब थीटा इक्वल टू थीटा वन था। कहने का मतलब कि दोनों एंगल सेम रहने पर जो डिस्टेंस इधर कवर किया वही डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में कवर किया। जैसे जैसे एंगल को हम डिक्रीज करते गए वैसे वैसे डिस्टेंस कवरिंग जो है वो इंक्रीज होता गया। द डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन प्लेन का एंगल डिक्रीज करने पर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। तो देखेंगे, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट व्हेन ए स्मॉल मार्बल ball rolls down an ideal frictionless plane inclined on both sides। एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन लिया जो फ्रिक्शनलेस था, दोनों साइड इंक्लाइन, यानी इस तरफ से ऐसे और इधर से ऐसे, इधर से रोल किए, इधर क्लाइंब किया, इधर डाउनवर्ड मूव किया, इधर अपवर्ड मूव किया, इधर से रोल किए, इधर ये क्लाइंब हुआ। अलग अलग कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, वेलोसिटी ऑफ द बॉल गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ हेल्पिंग ग्रेविटी। वेलोसिटी ऑफ द बॉल गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ हेल्पिंग ग्रेविटी ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन आफ्टर कवरिंग a distance s in the falling through a height h, the ball has acquired a definite velocity। यानी h हाइट से जब बॉल को मार्बल बॉल को रोल किया तो एक s डिस्टेंस कवर किया, ग्राउंड पे पहुंचने से पहले डिस्टेंस कवर किया s। सेकेंड, the ball then climbs up the inclined plane on the right, the velocity of the ball goes on decreasing due to unbalanced force of opposing gravity। इधर जब डाउनवर्ड मूव किया तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हेल्प कर रहा था किसका? ऑब्जेक्ट को नीचे आने में। जबकि जब इस तरफ क्लाइंब कर रहा था, जब इधर ऊपर की ओर मूव कर रहा था अपवर्ड, तो इस जगह पे ग्रेविटी इसके मोशन का अपोज कर रहा था, यानी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द केस ऑफ क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग के दौरान जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपोज कर रहा था, तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है, इधर से इधर नीचे आने पर इंक्रीज होता है, और क्लाइंब अप के दौरान ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस। थर्ड, when the inclination of theta 1 of right side plane is same as the inclination theta of left side plane, distance covered by the ball before stopping is the same। That means अगर थीटा 1 इक्वल टू थीटा है तो s इक्वल टू s1 होगा, यानी कि अगर दोनों का एंगल जो है इंक्लाइनेशन प्लेन का सेम है तो डिस्टेंस कवरिंग भी जो होगा वो सेम होगा। s1 इक्वल टू s when थीटा 1 इक्वल टू थीटा, दिस इज थीटा and this angle is theta 1। When angle of inclination of right side plane is reduced to theta 2, यानी थीटा 1 से घट के कितना हो गया? थीटा 2। थीटा 2 is smaller than theta 1, distance covered by the ball before stopping increases, यानी कि जब इंक्लाइनेशन प्लेन कम होता जाएगा, ये थीटा का वैल्यू घटता जाएगा, इंक्लाइनेशन यानी हाइट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, या एंगल
क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो क्या होगा, डिस्टेंस जो है कवरिंग वो बढ़ता जाएगा, नहीं ज़्यादा क्लाइंब करना होगा। अगर हाइट अधिक है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, हाइट कम है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो यहाँ वही कंडीशन है, जब जैसे जैसे एंगल को हम डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्लाइनेशन प्लेन का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता जा रहा है, जिसके कारण वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस कवरिंग जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यानी लार्ज डिस्टेंस कवर होता है एंगल डिक्रीज करने पर, एंगल डिक्रीज करने पर लार्ज डिस्टेंस कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन of right side plane is reduced to theta 3, the distance covered by the ball before stopping increases. That means S3 greater than S2 greater than S1 when theta 3 less than theta 2 less than theta 1 less than theta 1। और ये थीटा किसके इक्वल है, इस थीटा के, ये थीटा 1 जो है थीटा के इक्वल है। तो क्या यहाँ पर हम नोट किए, गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर एक सर्टेन हाइट से मार्बल बॉल को रोल किया जाए तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। अब वो डिस्टेंस कवर उतना अधिक करेगा जितना इंक्लाइनेशन प्लेन कम होता जाएगा, यानी जितना इंक्लाइनेशन कम होता जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस कम कवर करेगा, यहाँ पर डिस्टेंस अधिक कवर करेगा, और नीचे करेंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एंगल, ये जो एंगल है स्मॉल होता जाएगा, वैसे वैसे डिस्टेंस कवर करता जाएगा। इस फिगर से हम साफ नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि S1 से ग्रेटर है S2 से ग्रेटर है S3। तो गैलीलियो ने यही प्रूव किया इस एक्सपेरिमेंट से कि जब हम किसी इंक्लाइनेशन प्लेन पे किसी बॉल को रोल कराते हैं, वो फ्रिक्शन लेस प्लेन हो, तो क्लाइंबिंग अप के दौरान उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, और जितना थीटा का वैल्यू कम होगा, जितना इंक्लाइनेशन प्लेन का एंगल स्मॉल होगा, उसका वेलोसिटी उतना इंक्रीज होगा। ध्यान देंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया। इन ऑल द थ्री केसेस हाइट अटेन्ड बाय द बॉल बिफोर स्टॉपिंग इज एग्जैक्टली द सेम, यानी कि रुकने से पहले जो हाइट बॉल का था वो तीनों कंडीशन में सेम था, थीटा 1 के कंडीशन में, थीटा 2 के कंडीशन में, थीटा 3 के कंडीशन में। यानी S1 डिस्टेंस कवर किया, S2 कवर किया, S3 किया, तीनों कंडीशन में जो है हाइट तीनों का सेम था। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफ द राइट साइड प्लेन वेर मेड हॉरिजॉन्टल, यदि राइट साइड प्लेन हॉरिजॉन्टल होता, यानी जरा सा भी क्लाइंबिंग स्लोप नहीं होता, द मार्बल बॉल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर, तो हमेशा के लिए जो मार्बल बॉल है वो कंटिन्यू मूव करता रहता, ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज्ड, या उसी हाइट को पाने की कोशिश करता जिस हाइट से इसे रिलीज किया गया था। अब ध्यान देना है कि अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल होता तो कभी वो हाइट आता नहीं, और यदि कभी वो हाइट नहीं मिलता तो वो मार्बल बॉल जो है कंटिन्यू फॉर एवर वो मूव करता रहता विद द कांस्टेंट स्पीड। अगर वो हाइट नहीं मिलता, और हॉरिजॉन्टल केस में, हॉरिजॉन्टल दैट मींस अलोंग द सरफेस, तो कभी भी वो हाइट अचीव नहीं होता, और इस कंडीशन पे वो मार्बल बॉल जो है विदाउट चेंजिंग स्पीड इट मूव्स फॉर एवर, इट वुड मूव फॉर एवर विद ए कांस्टेंट स्पीड। वह बॉल जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ कंटिन्यू मूव करता रहता, क्योंकि कंडीशन क्या है, हर कंडीशन में बॉल जो है सेम हाइट अचीव कर रहा था। S1 में भी देखे, S2 में भी देखे, S3 में भी देखे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तीनों कंडीशन में जो है बॉल वो सेम हाइट अचीव करने का प्रयास कर रहा था।
नाउ गैलीलियो कंक्लूडेड दैट, इस ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने क्या कंक्लूजन निकाला? An unbalanced external force, an unbalanced external force is required to initiate the motion. मोशन को इनिशिएट करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है फ्रॉम अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बट नो अनबैलेंस्ड नेट फोर्स, नो अनबैलेंस्ड नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन। किसी यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन करने के लिए किसी अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्जेक्ट मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड along a straight line when no force acts on them, अगर कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फॉरएवर मूव करता रहेगा। नोट ध्यान देने की है, ये नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन द रियल कंडीशन, इन प्रैक्टिकल लाइफ, in actual practice it is difficult to achieve the state of zero unbalanced force। रियल लाइफ में जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स अचीव करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, क्योंकि रियल लाइफ में टोटली फ्रिक्शन फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शनल forces which opposes the motion. Therefore, in the presence of frictional force, some external force, in the presence of frictional forces, some external force is required to move objects with constant speed along a straight line. Along a straight line, to move an object with a constant speed, it requires an unbalanced force, an external unbalanced force. Without external unbalanced force, it cannot move with a constant speed due to the presence of frictional force. Real life में friction less, that means totally friction zero possible नहीं है। इसलिए अगर किसी बॉडी को हमें कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली मूव करना है तो इसके लिए कंटिन्यू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर लगाना होगा। बिना एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए किसी भी बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रखा जा सकता है along a straight line plane. Reason, due to the presence of frictional forces. Okay.